हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, क्वेश्चंस प्रीलिम्स या मेन से रिलेटेड, मैं वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी और लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप सब देख लीजिएगा। मेरे थंबनेल में होगा कि लूना 25 क्रैश कर गया है। ठीक है, पहले ये वाली न्यूज़ को कवर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रशियाज़ मून क्राफ्ट क्रैशेस, चंद्रयान 3 सेट फॉर लैंडिंग। यानी कि जो रशिया, सोवियत यूनियन तो अपने बहुत सारे मिशंस भेज चुका था चांद पे। अब रशिया का ये पहला मून मिशन या फिर लूनार मिशन, साउथ पोल पे वो पहला मिशन था, वो क्रैश हो गया। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी बट हो गई हार्ड लैंडिंग, मून पे वहीं पे क्रैश हो गया। इससे अगर चंद्रयान 3 अगर सक्सीड हो जाता है, भगवान करे सक्सीड हो जाए, अगर सक्सीड हो जाता है तो ये पहला स्पेसक्राफ्ट बनेगा जो लूनार साउथ पोल पे जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड ही कुछ। लूना 25 शेड्यूल था हमसे पहले, यानी कि हमसे 2 दिन बाद वो लॉन्च हुआ था, 1-2 दिन बाद लॉन्च हुआ था और हमसे पहले उसे लैंड करना था, 1 साल तक के लिए काम करना था, जबकि हमारा वाला 14 के लिए काम करेगा, 14 डेज़ के लिए, राइट। तो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी बट साउथ वो मतलब चंद्रयान 3 और लूना 25 को जाना था साउथ पोल पे, और वही वो जो लूना 25 था वो क्रैश हो गया और अभी चंद्रयान 3 का मिशन अभी चल रहा है। अभी जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी वो है 23 अगस्त को। लूना 25 वॉज मॉडर्न रशियाज़ फर्स्ट मून मिशन, पहला मून मिशन था रशिया का। सोवियत यूनियन के लास्ट मिशन थे, वो थे 1976 में। सक्सीड हुआ था बाय लैंडिंग, लूना 24 को लैंड किया था उन्होंने और वो लोग सक्सीड हुए थे। ठीक है, वो लोग मून पे गए थे, नॉट साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल पे ये पहली बार भेजा जा रहा है स्पेस क्राफ्ट्स को। चाइनाज चेंज 3 रीच्ड देयर 37 ईयर्स लेटर इन 2013। चाइना ने भी अपने काफ़ी सारे मिशंस भेजे हैं और चाइना सक्सीड भी हुआ है, राइट। ओके, तो लूना 25 का क्रैश हो जाना ये क्या बताता है मून लैंडिंग्स के बारे में, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, लूना 25 मॉडर्न रशियाज़ फर्स्ट अटेम्प्ट ओके फेल हो गया है, क्रैश कर गया है, क्योंकि 15 मिनट्स ऑफ टेरर जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो जब वो एक टाइम होता है ना कि सॉफ्ट लैंडिंग, उसमें डिस्टेंस, स्पीड और काफ़ी टेक्नोलॉजिकल काफ़ी इश्यूज देखे जाते हैं, टैकल करे जाते हैं उसमें एक साथ। तो वो 15 मिनट्स ऑफ जो टेरर बोला गया है, चेयरमैन ऑफ इंडियन इसरो, वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सिवान जो थे, जो चंद्रयान 2 नहीं हो पाया था, वो भी क्रैश कर गया था लास्ट टाइम। तो उसमें ये बोलते हैं कि 15 मिनट्स ऑफ मतलब जो होता है ना कि डरावने 15 मिनट्स थे वो वाले, तो इससे पता लगाया जा सकता है, थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब आती हैं साउथ पोल में, स्पेशली सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में। Quite clearly, this is the most difficult part of the moon mission. Chandrayaan 2, Beresheet from Israel, Hakuto R from Japan. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैल फंक्शंस हुए हैं, तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था या डिज़ायर्ड स्पीड वहाँ पे नहीं मेंटेन हो पाई और फिर वो क्रैश कर गया। चाइना इसमें सोल एक्सेप्शन है, उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2013 में चेंज 3 को भेजा था चांद पे। इट हैज़ रिपीटेड द फीट with change 4, Chang 4 in 2019 and Chang 8E 5 2005। a sample written 2020 में वो हुआ था ना कि वहाँ की रॉक्स कुछ सैम्पल रिटर्न वहाँ वो लेके आए थे चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स, वो तो चाइना इसमें वो पास होता है, सक्सीड होता है। 50 मिशंस वो सेंट बाय द अर्स्टवेल सोवियत यूनियन, जिसमें से सिर्फ 24 लैंड कर पाए हैं वो चांद के सरफेस में। ये एक्चुअली अपने कंट्रोल में भी नहीं होता है, इसे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाते हैं, बट स्पीड वहाँ पे उसके आसपास का इन्वायरमेंट है, ये अपने हाथ में कंट्रोल नहीं होता, तो जिस वजह से ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि क्रैश होने के। बट आई होप कि ये जो चंद्रयान 3 है अपना लूनार मिशन, ये सक्सीड हो, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी हो। चलते हैं पीछे, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये लूना 25 वाली न्यूज़ थी जो क्रैश कर गया है। ओके,
नाउ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ टू आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर। ठीक है, अगर हम उसे अपने जीएस पेपर्स में या प्रीलिम्स के पेपर में हम उसे कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, वो नॉलेज हम कैसे देखते हैं, कैसे किस नज़रिए से उस नॉलेज को देखते हैं, वो अपने काम की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस पे इतनी आपकी नज़र होनी चाहिए यूपीएससी के। अ रॉक एंड टू पिलर्स, हाउ 3 अशोकन एरा एडिक्ट्स फाउंड देयर प्लेस इन दिल्ली। इसमें क्या है, अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्म थी। धम्म की पॉलिसी थोड़ी बहुत बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज़्म है उनसे इंस्पायर थी। जब बैटल ऑफ कलिंगा हुई थी, जिसमें वो जो दीपवंशा एंड महावंशा में माना जाता है, एक ये वो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, राइट। इसमें क्या माना जाता है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था। ठीक है, तो उसके बाद ये आई थी पॉलिसी ऑफ पीस, यानी कि पॉलिसी ऑफ धम्म, विच ही बिगेन टू डिसेमिनेट आफ्टर एम्ब्रेसिंग। ये इसमें बुद्धिज़्म के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ वैल्यूज़ है, नॉन वायलेंस है, अहिंसा है। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी है, और मतलब एनिमल मतलब वेलफेयर है, पीपल का वेलफेयर है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, पीस, ये सारी पॉलिसीज़ इंक्लूड की गई थी अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्म में। ठीक है, इसमें अपने काम का क्या पॉइंट है, द अदर टू स्पॉट्स वेयर वन कैन फाइंड अशोकन एडिक्ट्स इन दिल्ली आर ऑन 2 पिलर्स। एक है हिंदू राव हॉस्पिटल और दूसरा है फिरोज शाह कोटला। ये यहाँ पे ओरिजिनली स्टैब्लिश नहीं थे। ठीक है, ओरिजिनली ये कहाँ पे थे, हरियाणा एंड मेरठ में थे, और हरियाणा में थे। ये लाई गए यहाँ पे दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, हु रूल्ड दिल्ली इन द 14th सेंचुरी। फिरोज शाह तुगलक इसे यहाँ पे लेके आए। द पिलर्स टुडे बियर मार्क्स ऑफ द नंबर्स ऑफ टाइम्स, यानी कि वहाँ वो उनको किस जगह से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया और किन्होंने ट्रांसपोर्ट किया, उन पे मार्क्स मतलब लिखी गई हैं ये चीज़ें। ठीक है, दिल्ली मेरठ पिलर्स bears an inscription from 14th and 16th century mentioning various people including goldsmith, rulers, इन सब के नाम वहाँ पे मेंशन है। टोपरा पिलर हैज़ अ 12th century inscription by चौहान किंग। चौहान किंग कौन सा, विग्रह राजा फोर्थ, boasting of his conquest of the Vindhyas and how he defeated the outsiders, Turkish invaders and restored Aryan dominance over his hand। यानी कि ये चीज़ें, ये जो विग्रह राजा है, इनका नाम मेंशन किया गया है टोपरा के पिलर में, अशोका के पिलर में, राइट। यानी कि वो पिलर्स ना नेम, वो मतलब एक टाइम ड्यूरेशन, वो जो होता है ना कि क्रोनोलॉजी, उसको भी बताते हैं कि कौन कौन से रूलर्स ने उन्हें मतलब ट्रांसपोर्ट किया है या कुछ लिखवाया है उस पर। तो ये 2 चीज़ें आपके काम की थी कि कौन सी, दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने वो मतलब लेके आए मेरठ और हरियाणा से जो पिलर्स थे। नासिक कमीशन एजेंट्स टू बॉयकॉट ऑनियन ट्रेड फ्रॉम टुडे, यानी कि जो मैंने कल बताया था कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, राइट, ऑनियन के। यानी कि अगर हम ओवरसीज़ मार्केट में, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑनियन सेल करते हैं तो उस पर 40% ड्यूटी लगा दी गई है। तो इस पर नासिक कमीशन ने क्या कहा है कि हम ऑनियन ट्रेड को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि मतलब जो नासिक कमीशन मतलब नासिक में क्या होता है, बहुत सारे अनियंस मतलब उगाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जनरली टेक 3 क्रॉप्स खरीफ सोन इन जून जुलाई में एंड हार्वेस्टेड इन पोस्ट अक्टूबर। लेट खरीफ होती है, इसमें सितंबर अक्टूबर, हार्वेस्ट किया जाता है दिसंबर में। राबी वाले प्याज होते हैं जिन्हें दिसंबर में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च में। तो यानी कि अलग अलग सीजन्स में भी मतलब प्याज होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ना, स्पेशली बांग्लादेश में जो इंडियन अनियन होते हैं उनकी काफ़ी मांग रहती है। तो दे आर प्रोटेस्टिंग दैट कि हम कैसे बेच पाएंगे बाहर, राइट। ये नेक्स्ट एडिटोरियल आपके बहुत काम का है, जीएस पेपर 3 हेल्थ, जो हंगर टॉपिक है उसमें बहुत काम का है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, जनरल
वो सॉरी जो जेंडर स्पेसिफिक जेंडर सेंसिटिव अगर हम अपनी पॉलिसीज़ लेंगे तो हंगर को काफ़ी हद तक टैकल किया जा सकता है. आफ्टर पॉलिटिकल फ्रीडम द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी. जब हमें आज़ादी मिली तो सबसे पहले क्या थी, जो सबसे पहले काम था अपने लीडर्स का वो क्या था, पॉवर्टी को हटाना, हंगर मैल न्यूट्रिशन को हटाना. जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 80% ऑफ पीपल वर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. टुडे आज क्या है, 15% ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड अबाउट 11% बेस्ड ऑन सम क्राइटेरियन लाइक परचेजिंग पावर पैरिटी. यानी कि 11% 15% अभी इतनी पॉवर्टी है, और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो 80% पॉवर्टी थी. तो इसका मतलब है काफ़ी सारी हम पॉलिसीज़ लेके आए जिनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है, एंड काफ़ी वो चीज़ें मतलब काफ़ी हद तक पॉवर्टी को, हंगर को, मैल न्यूट्रिशन को टैकल किया गया है. इसमें आपके काम का क्या है, ये चीज़ें आपको अपने आंसर्स में मेंशन करनी है अगर हंगर मैल न्यूट्रिशन वाला कोई क्वेश्चन होगा. द ग्रीन रेवोल्यूशन टर्न्ड इंडिया फ्रॉम शेप टू माउथ इकोनॉमी टू द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं राइस के. इट हैज़ ऑल्सो इनेबल्ड इंडिया टू गिव फ्री राइस और वीट 5 kg पर मंथ पर पर्सन. ठीक है, वो होता है ना PDS राशन में, उसमें 800 मिलियन पीपल अंडर PM गरीब कल्याण योजना, thus improving their economic access to basic staples. बेसिक स्टेपल्स का मतलब क्या होता है, जो बेसिक डेली के खाने की चीज़ें होती हैं. गेहूँ और चावल तो होता ही है. ठीक है. इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंस द वाइट रेवोल्यूशन. वाइट रेवोल्यूशन से क्या हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ. अब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन चुके हैं. BT कॉटन आया. PM वाजपेयी ने क्या कहा था, वोट IT इज़ फॉर इंडिया, BT इज़ फॉर भारत. यानी कि जब BT कॉटन आया उससे कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ. ये इसमें एग्रीकल्चरल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना हुआ, जिससे हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन एंड जॉब की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी ठीक हो रही हैं. ऑल्दो इंडिया हैज़ मेड रीजनेबली गुड प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टालिटी फ्रॉम 57% 2005 से 6 के बीच में 57% इन्फेंट मोर्टालिटी थी. ठीक है, एक साल के अंदर ही अंदर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी. 57% उस टाइम पे. अब है 35% in 2019 and 2021. The progress on the other indicators of malnutrition is not very satisfactory. इन्फेंट मोर्टालिटी को तो हमने कम किया है, पर मैल न्यूट्रिशन को अभी उतना कम नहीं कर पाए हैं हम. दिस इज़ अ रियल चैलेंज. On the top of it, with this, climate change and the increasing frequency of extreme weather events. यानी कि कहीं पे बाढ़ आ जा रही है बहुत ज़्यादा, कहीं पे सूखा हो जा रहा है, लोकस्ट अटैक होता है टाइम पे. तो वो कहीं ना कहीं हमारी वो हंगर प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है. ठीक है, पॉवर्टी एलिविएट करने में दिक्कत लेके आ रहा है, हर्डल क्रिएट कर रहा है. अब हमें फोकस क्या करना है, फोकस अगर पॉवर्टी, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन को एबॉलिश करना है, अवॉइड करना है, तो क्या करना होगा, हमें फोकस करना होगा एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव. ऐसा ना हो कि 80% ऑफ रिसोर्सेज 10% ऑफ रिच पर्सन के पास रहे. नहीं, हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा रिसोर्सेज को, ताकि मोर इंक्लूसिव सोसाइटी रहे. जो पुअर वो जो पीपल हैं उन्हें और अपॉर्चुनिटीज़ मिले आगे बढ़ने की, उनका हंगर, मैल न्यूट्रिशन जैसी जो बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए. वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना होगा. अभी क्या है, एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स, इट इज़ अ पिटिबली लो एट अबाउट 30%. सिर्फ 30% है वुमेन का पार्टिसिपेशन. इफ़ वी कैन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर को हमें बढ़ाना होगा वुमेन की, एंड प्रोवाइडिंग इक्वालिटी एजुकेशन टू यंग वुमेन, क्वालिटी एजुकेशन टू यंग वुमेन अलॉन्ग विद देयर स्किल फॉर्मेशन. स्किल भी अब देनी ज़रूरी है. जैसे जैसे मार्केट्स में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, उसके हिसाब से हमें स्किल्स को भी अपडेट करना पड़ेगा अगर हम जॉब की डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएँ. सेवरल ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम्स स्पेशली पॉवर्टी, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन उससे सॉल्व हो सकती है अगर वुमेन स्किल्ड हो जाए, अगर वुमेन एम्प्लॉयड हो जाए, एम्पावर हो जाए. तो क्या होगा, एक फैमिली
ठीक रह सकती है, उनकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो ठीक रह सकती है। इसीलिए ज़रूरी क्या है, हमें जेंडर इंक्लूसिव और मतलब जेंडर सेंसिटिव हमें पॉलिसीज़ लेकर आनी है, राइट। नेक्स्ट फोकस इज़ ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर वाइल मेकिंग फूड मोर न्यूट्रिशियस। हमें पोषक तत्वों के साथ साथ हमें ये कोशिश करनी होगी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादकता है, हम उसे और बढ़ाएं। दिस विल रिक्वायर डबलिंग और इवन ट्रिपलिंग R&D एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं अपने GS पेपर 1 के लिए भी, जब वुमेन के लिए इशू आएगा, GS पेपर 2 जब हेल्थ का उसमें इश्यू होगा, राइट। और अपने ऐसे में भी आप इसे नोट कर सकते हैं, ऐसे के लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी एग्रीकल्चर में, ताकि फूड अबोंडेंटली अवेलेबल हो रीज़नेबल कम्पिटिटिव प्राइस पे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है 2 फ्रीडम्स। ऐसे GS पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो भी ये इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। G20 की मीटिंग जो अगले मंथ होने वाली है दिल्ली में, वो क्या कहती है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन फर्टाइल सॉइल, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हायरार्किकल सोसाइटी को कैसे हमने वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को अब हम इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि G20 की लीडरशिप हम ले रहे हैं इस बार, ठीक है। इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स आवर एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक फ्रीडम, formalization, industrialization, financialization, urbanization and human capital that will soon make India the world's 3rd largest democracy economy. Unlike China, वो जो चाइना क्या कहता है कि या तो तुम अपना वॉलेट ले लो मतलब या तो पैसे ले लो या तो फ्रीडम ले लो, पर हम क्या कर रहे हैं, हम गांधी जी के ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं, सब समृद्ध रहें, ठीक है, सब प्रॉस्परस रहे, कंबाइनिंग मास डेमोक्रेसी विद मास प्रोस्पेरिटी। ये वाली लाइन अगर आप अपने ऐसे में लिख के आ जाएंगे तो सच में आप 4 चांद लगाएंगे अपने ऐसे को। बट इन द लास्ट डिकेड इंडिया हैज़ ग्रोन फ्रॉम द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू द 5th तक हम पहुंच गए हैं। कैसे? वी हैव एग्जीक्यूटेड न्यू इकोनॉमिक रेसिपी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, दैट बिलीव दैट देयर आर no poor people, only people in poor places. Some places are geographical states, cities and villages. Some are conceptual cities, sector and skills, but all benefit from higher productivity. हम जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे 1991 में, उससे क्या हुआ, जो हमने लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया है हमारी कंट्री में, और जिससे पुअर को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। रिफॉर्म्स इंक्लूड फॉर्मलाइजेशन, मूविंग फ्रॉम डील्स टू रूल्स, यानी कि हम फॉर्मलाइज करें जो अपने इकोनॉमिक जो है इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस नहीं, बेसिकली 80% ऑफ इकोनॉमिक जो भी काम होता है ना, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, यानी कि वो कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते, ऐसे करके। तो उन्हें फॉर्मलाइज करना ज़रूरी है ताकि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ आगे और बढ़े, ठीक है। GST, बैंक्रप्सी, डीमोनेटाइजेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रोड्स, अप्रेंटाइज, डीक्रिमिनलाइजेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड मच एल्स। यानी कि इकोनॉमिक स्फेयर में अगर हम इतने सारे पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है, एंड तभी वो 10th मतलब जो इकोनॉमी में, यानी कि 10th लिस्ट में थे हम, अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, राइट। आवर गवर्नमेंट बोरोस, यानी कि जो सरकारी लोन वगैरह कितना है, 4% से कम है। आधार लिंक्ड लैंड मार्केट इक्वलाइजेज रेंटल yields and mortgage borrowing rates. Our credit to GDP रेशियो इज़ 100%। यानी कि अगर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स क्या होते हैं, आप अपने नोट कर सकते हैं आप इसे एग्जैक्टली, मतलब सेम ये वाली एग्जैक्ट चीज़ें आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। एग्जैक्टली 100 years ago क्या बोला था मौलाना आज़ाद ने, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज़ चेंज द इंडियन मेंटालिटी एंड ब्राउट द मैसेज ऑफ लिबर्टी टू एवरी इंडिविजुअल। यही हमने किया है 1991 की पॉलिसी में।
Azad recognized the freedom movement shifted from an elite un-British rule pitch to the colonial state by early nationalist to a mass. ये वो पता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट. सिविल डिसोबीडियंस से क्या हुआ था? एक्सट्रीमिस्ट हमने कुछ मेजर्स लिए, मास हमने और पीपल को मतलब काफ़ी सारे एरियाज़ को हमने इंक्लूड किया था मूवमेंट में, मास मूवमेंट बना था. राइट ये इसमें बात कही है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने. जब आपको कभी लिबर्टी की मतलब लिबर्टी का पे कुछ लाइन लिखनी हो वैसे में तो आप ये नोट कर सकते हैं. चीज़ों को एक्चुअली यूटिलाइज मतलब करना आना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ वो आपके काम आ सकता है. राइट हाउ टू डील विद मणिपुर, हील मणिपुर. ओके GS पेपर 3 में जब आपको कोई एथनिक कन्फ्लिक्ट का आएगा आंसर, इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई आंसर आएगा तो आप ये वो लिख सकते हैं. इन्होंने कुछ सजेशंस बताए हैं कि मणिपुर को हील कैसे करना है. इसमें पहला इन्होंने दिया है कि जो वो वहाँ के CM हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाए, प्रोमुलगेट प्रेसिडेंट रूल. या आप अपने ये वैसे आप एग्जैक्ट तो आप नहीं लिख के आएंगे बिकॉज आइडियोलॉजीज में डिफर. राइट मतलब आपका आंसर और जो एग्जामिनर की आइडियोलॉजी है वो डिफर कर सकती है, तो ये मार्क्स पे कहीं ना कहीं फ़र्क इसका पड़ता है. तो आपको एक बैलेंस मतलब आंसर लेके चलना है. आपको अपना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन, पॉलिटिकल व्यू वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना, आपको इश्यू से डील करना है बेसिकली. कैसे करेंगे? डोंट ब्रिंग आर्मी विद द आफ्सपा. इसमें जो ये वाली लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है. A robust democracy with the fifth largest economy cannot display to the world, यानी कि जो 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक रोबस्ट डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, वो वर्ल्ड को ये नहीं बता सकती कि हम एक स्टेट, एक रीजन हम नहीं संभाल सकते बिना आर्मी के. राइट ये वाली हमें ना, ये जो आफ्सपा जैसे कुछ रूल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है बट कुछ कुछ एरियाज़ में ये ज़रूरी है. ठीक है. 5 गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू ग्राउंड पॉलिसिंग. जो निचले स्तर की पॉलिसिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, हम उसे ठीक करें. इफ़ नेसेसरी DMs एंड SPs कैन बी ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड ऑन डेपुटेशन. बाहर से लेके आए जा सकते हैं, बाहर किसी स्टेट से हम मणिपुर में मतलब डेप्यूट करवा सकते हैं. इफेक्टिव पॉलिसी लीडर्स नीड टू बी अपॉइंटेड टू टास्क द लोकल पुलिस टू एट इन अरेस्ट सेजर. ठीक है, पुलिस लीडर्स हमें इफ़ेक्टिव चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को और एफिशिएंट बनाया जाए. जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है उसे और एफिशिएंट बनाया जाए. 7th स्टेप हम क्या ले सकते हैं? टेक फर्म एक्शन ऑन वुमेन्स ग्रुप डिस्टर्बिंग लॉफुल एक्शन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस. सिक्योरिटी फोर्सेस अगर लॉफुल एक्शन ले रही है अगेंस्ट मिलिटेंट्स एंड विजिलेंट ग्रुप, उसमें जो वुमेन के ग्रुप, कुछ ग्रुप्स उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है. ठीक है. 8 सेटअप स्पेशल कोर्ट्स एंड प्रोसिक्यूशन टीम्स फॉर प्रॉपर स्पीडी ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ द गिल्टी. यानी कि अगर वहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर वो इस्टेब्लिश किए जाए तो सबको न्याय मिल पाएगा, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होगा. ठीक है. दिस इज़ अ नेसेसरी फॉर विक्टिम टू हैव फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम. अगर हम अपने न्याय के मतलब सिस्टम में अगर हम फेथ, भरोसा मतलब लाना चाहते हैं पीपल का, तो हमें उन्हें न्याय प्रदान करना ही होगा. ठीक है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दो और. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू स्टार्ट वर्क ऑन गेटिंग द रिफ्यूजीज बैक टू देयर होम आफ्टर कैंप. यानी कि वो मैंने बताया था पहले जब मैंने वो मणिपुर का इशू डील किया था, एथनिक कन्फ्लिक्ट का इशू डील किया था पिछले न्यूज़पेपर एनालिसिस में, क्या बोला था मैंने कि रेस्क्यू करना ज़रूरी है, उन्हें काउंसल करना ज़रूरी है, उन्हें पोस्ट ट्रॉमा जो पोस्ट वॉयलेंस ट्रॉमा से बाहर निकालना ज़रूरी है, उनकी मेंटल स्थिति ठीक करनी ज़रूरी है. इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी पार्टिसिपेट कर सकता है. हमें NGO का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा. राइट हमें डॉक्टर्स का वो मतलब पार्टिसिपेशन चाहिए, काउंसलर्स का चाहिए कि जिनके साथ वॉयलेंस हुआ है या जिन्होंने वॉयलेंस देखा है वो उस पास्ट की मेमोरीज़ में ना रहे, क्योंकि वो चीज़ें अब ठीक होंगी. अब ये ज़रूरी है कि वो पास्ट की मेमोरीज से बाहर आए. राइट. पीस काउंसिल्स मस्ट बी सेटअप. पीस होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जितने भी गुट हैं, कुकी, मैती, जितने भी ट्राइब्स हो गए नॉर्थ ईस्ट में, उनके बीच में पीस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है. ये सिर्फ मणिपुर के इशू के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है.
कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप हर कॉन्फ्लिक्ट में लिख के आ सकते हैं वहाँ पे. It is important to also get neutral academicians, journalists and civil society groups on board for their unbiased approach towards problem solving. यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें भेदभाव वाले ओपिनियन नहीं, हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए लाइक न्यूट्रल एकेडमिशियंस हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लोगों की हेल्प कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन और बायस के. ठीक है. सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर बहुत. आपको सिर्फ मणिपुर इश्यू नहीं देखना है, आपको ये पॉइंट्स देखने हैं जो आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में लिख के आ सकते हैं, ज़रूरी है वो. प्रिपेयरिंग फॉर अ डिस्ट्रप्शन, इंडिया मस्ट इमीडिएटली पुट इन प्लेस अ प्लान टू टैकल चेंजेस कॉज्ड बाय AI. ये आपके GS पेपर 3 टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है जब पूछा जाएगा कि टेक्नोलॉजी कैसे जॉब्स को हटा रही है, कम कर रही है. इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, वो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. तो उसका आपको क्या करना है, कुछ आपको चैलेंजेस बताने हैं कि येस टेक्नोलॉजी के आने पे काफ़ी सारे चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं, बट ये तो नहीं ना कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएं. सॉल्व करना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं. उसके लिए ये वाला एडिटोरियल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. एज द commoditization of AI services becomes more widespread, business models of industries from software development to entertainment will change drastically. अब AI हमारे जैसे कि चैट GPT है, वो हमारी लाइफ्स को भी क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है. AI काफ़ी सारे सेक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है. डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज, बिजनेस मॉडल्स हो गया. ठीक है. इन सबको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है. एज दीज टेक्नोलॉजी अपसेट द मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग मीडिया प्रोडक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस सच एज डिस्ट्रप्शन ऑफ मार्केट, क्रिएशन ऑफ इनइक्वालिटीज़. यानी कि जो AI में आगे है या जिसके पास आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ है, वो कहीं ना कहीं रिच और काफ़ी इन्फ्लुएंसर टाइप होगा. ठीक है. रिडक्शन ऑफ इंसेंटिव्स फॉर ह्यूमन क्रिएटिविटी. ह्यूमन का माइंड अब कम चलने लग गया है. वो जब से क्या हुआ है, जब से हमें इंफॉर्मेशन क्या हैंड टू हैंड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम अपना ब्रेन उतना यूज़ नहीं करते. ठीक है. अब जब AI आ गया है तो अगर ह्यूमन अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा भी तो उसे इंसेंटिव्स कम मिलेंगे, बिकॉज सेम वर्क इज़ ऑल्सो डन बाय दैट AI. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स. जॉब चली जाएगी जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी. उससे क्या होगा, अब लेबर्स तो नहीं रखेंगे, क्योंकि वो उनका काम अब टेक्नोलॉजी कर रही है, तो जॉब कहीं ना कहीं कम होंगी. टास्क दैट इन्वॉल्व रूटीन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जैसे कि डाटा एंट्री है, फिलिंग आउट फॉर्म्स हैं, सेक्टर्स वो सच एज कंज्यूमर सर्विस, रिसर्च, ब्लू कॉलर जॉब्स जो हैं वो अफेक्ट होंगी. छोटे छोटे काम जो कंप्यूटराइज्ड, जो छोटे छोटे काम होते हैं वो अफेक्ट होंगी. This will create hundreds of millions of unemployed skilled and semi-skilled workers. यानी कि जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास थोड़ी सी कम स्किल्स हैं, वो सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे. It will also impact developed and developing nations differently. डेवलप्ड नेशंस और आगे चलते चले जाएंगे, और जो डेवलपिंग है, जिनके पास लेबर फोर्स इतनी भरी पड़ी है कि उन्हें कहीं यूटिलाइज़ करने को नहीं मिल रहा है, अब वो AI के आने के बाद क्या होगा, वो अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगी. और ठीक है, ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो और डेवलप्ड हो रही हैं, और जो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो और थोड़ी नीचे हो रही हैं. Nations and societies that do not rapidly reskill their forces will be disproportionately affected. There is also no guarantee that generative AI and related technologies will create new job to make up for the lost one. अब ये तो कोई गारंटी नहीं दे रहा है AI की जो लॉस्ट हो रही हैं जॉब वो प्रोवाइड करवाएगा. ठीक है. तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने के लिए ज़रूरी है. India has been leader in the IT services primarily due to availability of cheap coders domestically. ठीक है. चीप कोडर्स हैं हमारे पास. वो जो लेबर फोर्स है ना, अब वो काफ़ी सारे जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, काफ़ी सारे डेवलपर्स होते हैं.
ठीक है, इन सब की अब संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि अब सब कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर वाली चीज़ें अब ज़्यादा करने लग गए. द एडवांटेज ऑफ हैविंग एन इंग्लिश स्पीकिंग population will soon wither away. Advanced planning through workforce training program, new policies, social support measures that help people through this transition are the need of the hour. हमें क्या चाहिए? कुछ नई पॉलिसीज़ चाहिए, हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इस ट्रांजिशन से अच्छे से डील कर पाएँ, यानी कि सोसाइटी में क्राइसिस ना हो जाए. ठीक है, कि अनडेवलप्ड हो रहे हैं रीजन्स, या फिर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ये क्राइसिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूथ को सही रास्ते पे नहीं लगाया गया तो वो नेशनल डिज़ास्टर ही हो जाते हैं, लायबिलिटी होते हैं वो नेशन के लिए. पॉलिसी एंड लीगल मेजर दैट विल हेल्प वर्कर्स विद द ट्रांजिशन, सेवरेंस पेमेंट, एडवांस नोटिस ऑफ ऑटोमेशन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्क्रिमिनेटरी AI सिस्टम्स आर नेसेसरी. रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा जो डिस्क्रिमिनेटरी AI सिस्टम है, जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की हेल्प करते, वो सच एज रिच पीपल. फाइन. द स्टेट कैन ऑल्सो थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्स ब्रेक एंड अदर इंसेंटिव्स टू हेल्प बिजनेसेस रीट्रेन वर्कर्स. यानी कि बिजनेस को ना हमें इंसेंटिव्स देने की सोचना होगा कि वो लोग वर्कर्स को ट्रेन करें, रीट्रेन करें, स्किल्स उन्हें प्रोवाइड करें, अपग्रेड करें उनकी स्किल्स, हम उन्हें इंसेंटिव देंगे. ठीक है, ऐसा कुछ सोचना होगा. एनहांसमेंट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स मे रिक्वायर चेंजेस इन पेंशन, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट रूल्स, इन सब में चेंजेस चाहिए होंगे AI के आने के हिसाब से. दीज न्यू सोशल सेफ्टी नेट्स शुड रिकैलिब्रेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. इंडिया अब चाइना एंड US की तरह तो प्रिपेयर नहीं है कि वो जनरेटिव AI एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज से बिल्कुल डील कर पाए अचानक से. एक ट्रांजिशन चाहिए होगा, एक स्लो ट्रांजिशन चाहिए होगा हमें टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए. द कंट्री डजंट हैव एनी मेजर इन्वेस्टमेंट इन AI चिप हार्डवेयर डिज़ाइन. देयर आर द लिमिटेशन इन एक्सेस टू द क्लाउड कंप्यूटिंग इन इंडिया. ठीक है, एक्सपेंसिव है. India does not have large corporations that invest heavily in AI research. इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हम पे नहीं है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके हेवीली. क्वालिटी टैलेंट, जो इन फील्ड्स में क्वालिटी टैलेंट होगा, जिसके पास AI से डील करने की स्किल्स होंगी, अब उसे यहाँ पे इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो बाहर के देशों में चला जाएगा. ठीक है, देयर वॉज अ सीरियस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री इन इंडिया. ठीक है, यानी कि अगर एकेडमिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन रहे तो क्या होगा, जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिलेंगी एंड एकेडमिया स्किल्स प्रोवाइड करेगा. राइट. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाले सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं. 1. द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल AI स्ट्रैटेजी दैट कनेक्ट्स स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर रिस्पॉन्सिबल AI डिप्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग फंड. इतना याद रखना है कि AI में, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है. दूसरा, इनोवेशन एंड नर्चर टैलेंट की ज़रूरत है. तीसरा, इंसेंटिवाइज करना होगा हमें बिज़नेस को कि वो बिज़नेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे. फंड कहाँ से आएगा? ठीक है, तो बिज़नेस को हमें ये प्रोत्साहन देना होगा कि वो AI में इन्वेस्ट करे. 4. इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड इन्हांस सोशल सेफ्टी नेट्स. 5th क्या है? फोस्टर कोलैबोरेशन. वही एकेडमिया एंड इंडस्ट्री का जो मैंने कोलैबोरेशन बताया था कि वो कैसे हेल्प कर सकता है, वो हमें ज़रूरी है. टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल रियल लाइफ AI एप्लीकेशन एंड स्टे अपडेटेड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस. यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, बेसिकली ह्यूमैनिटी को हेल्प करे. ठीक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर एक लार्ज नंबर ऑफ यूथ अगर अनएम्प्लॉयड हो रहा है, तो इसका फ़र्क सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे एंड अदर सेक्टर्स पे पड़ेगा, अदर फील्ड पे पड़ेगा. तो ये तो ह्यूमैनिटी के काम नहीं आया.
तो एआई से डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ताकि हम इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स को अपग्रेड करें, यूथ को एम्प्लॉयड करें, राइट। सो ये वाले कुछ एडिटोरियल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आज आपके लिए। ये लूना 25 बता चुकी हूँ, ठीक है। मिनी एच ओ अमरनाथ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलते हैं एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे ये वाला मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वाई हरिकेन हिलारी हेडिंग टुवर्ड्स कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की तरफ ये क्यों आ रहा है? हिलारी क्या है? रेयर स्टॉर्म है। द नियर टोटल एब्सेंस ऑफ पावरफुल हरिकेन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट मीन्स कैलिफोर्नियंस एंड मेक्सिकन्स आर अनयूज्ड टू द इम्पैक्ट। यानी कि जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका है ना, वहाँ पे क्या हरिकेन्स कम आते हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गई। द प्राइमरी रीज़न वाई द पैसिफिक कोस्ट सेल्डम, वो मतलब कहीं अगर हो गया ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ गया, हरिकेन तो आ गया, वरना नहीं। इसका रीज़न वही ओशन ही है, पैसिफिक ओशन ही है, अटलांटिक ओशन भी है, राइट। हरिकेन को डेवलप होने का एक बेसिक रीज़न, एक बेसिक कारण क्या होना चाहिए कि 26 डिग्री से, मतलब 26 डिग्री सेल्सियस से अबव हो टेम्परेचर समुद्र का, वहाँ पे महासागर का। अ थ्रेशोल्ड बिलो विच हरिकेन या तो डेवलप नहीं होगा, अगर इससे नीचे रहा, 26 से नीचे रहा, तो हरिकेन मतलब या तो डेवलप नहीं होगा और या तो बहुत वीक हो जाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, उसके उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। इन द अटलांटिक वार्म इक्वेटोरियल वाटर आर ट्रांसपोर्टेड नॉर्थ। वार्म इक्वेटोरियल वाटर क्या होता है? नॉर्थ की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब द चैलेंज इन विंड स्पीड विद एल्टीट्यूड स्पेशली इन द अपर लेवल्स ऑफ द एटमोसफियर। यानी कि क्या होता है इसमें? गल्फ स्ट्रीम की बात कही थी मैंने। गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? वार्म इक्वेटोरियल वाटर को ना हायर लैटिट्यूड, पोल की तरफ लेके चला जाता है। वहाँ ठंडा है ना, हीट बजट ऑफ द अर्थ पड़ा है। क्या होता है ये? हीट को मतलब बजट से चलते हुए मैनेज करना होता है, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर रखना होता है, कहीं पे ज़्यादा फ्रिजिड ना रहे, कहीं पे ज़्यादा पानी ना उबल जाए, राइट। तो हमें क्या करना होता है, जो अर्थ है वो क्या करती है, वो स्ट्रीम को, समुद्र की जो स्ट्रीम होती है, जो लहरें होती हैं, वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं पानी को। गर्म पानी जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, पोल की तरफ, और जो पोल का ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा इक्वेटोरियल रीजन्स को ठंडा करने, ठीक है। अनदर फैक्टर क्या है? वर्टिकल विंड शेयर, यानी कि अगर अपर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में वहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स रही हैं तो हरिकेन नहीं डेवलप होगा। हरिकेन कैंट इमर्ज इफ़ अपर लेवल्स विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हरिकेन वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह होता है कि टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हवा ऊपर गई, आई ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म, राइट। अब उससे क्या होता है, जब ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर, जो विंड्स है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो हरिकेन और डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसका ये रीज़न है, मतलब वहाँ पे अगर हरिकेन आ रहा है ना, तो ये काफ़ी रेयर है, क्योंकि वहाँ पे जनरली नहीं देखा जाता। तो वहाँ की जो कंट्रीज़ है वो उतनी डेवलप्ड नहीं है कि वो हरिकेन से लड़ सके, ठीक है। यूजुअली विंड शेयर ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन ओवर द गल्फ ऑफ मेक्सिको। पैसिफिक की तरफ ज़्यादा है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में कम होता है, कॉजिंग लेस फ्रीक्वेंट हरिकेन टू द वेस्ट कोस्ट। इसीलिए क्या होता है, वेस्ट कोस्ट पे कम हरिकेन्स आते हैं। जेनेटिकली मस्टर्ड लेस पंजेंट मोर यूजफुल। देखते हैं इसमें क्या है। जेनेटिक एडिटिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये देख लेते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जीन को मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई मतलब एक
अनडिज़ायरेबल जीन्स को काट के निकाल के हमें दूसरे कुछ जीन्स को डालना होता है, मॉडिफाई करना होता है, वो वाली चेन जो होती है जीन्स की, ठीक है, वो होता है मॉडिफिकेशन। एडिटिंग क्या होता है कि हमने वो अनडिज़ायरेबल पार्ट हमने निकाल दिया, सिर्फ निकाल दिया सीज़र से। कौन सी सीज़र? CRISPR-9। ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें, लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ दीज कैनोला बनाया क्या गया है? लो सीड हाई लीफ ग्लूकोसाइनोलेट। ग्लूकोसाइनोलेट क्या होता है? ये हमें पेस्ट वगैरह से बचाता है। ये जो मस्टर्ड के प्लांट्स होते हैं उन्हें बचाता है ये, वो मतलब पेस्ट वगैरह से। इसे क्या करना है? हमें लीफ में ज़्यादा करना है और बीज में कम करना है, ठीक है। वाइल लोअरिंग द ग्लूकोसाइनोलेट लेवल्स इन द सीड्स इज डिज़ायरेबल फॉर ऑयल एंड मील, ठीक है। अ कॉन्कोमिटेंट रिडक्शन इन द होल प्लांट वीकेंस इट्स डिफेंस, यानी कि हमने ग्लूकोसाइनोलेट अगर हमने सीड्स से हटाना है, ठीक है, ऑयल एंड मील के लिए वो अच्छा होता है, और हमें लीफ में हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि डिफेंस बना के रखे। ये वाला जो एलिमेंट है प्लांट में, ये इंपॉर्टेंट है उसकी डिफेंस के लिए, ग्लूकोसाइनोलेट। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द ग्लूकोसाइनोलेट टू द प्लांट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। देयर ट्रांसलोकेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ इन द सीड्स हैपन्स थ्रू द एक्शन ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स ट्रांसपोर्टर GTR जीन्स। 12 सच जीन्स होते हैं। हमने क्या किया है? एडिट कर दिया है हमने 10 आउट ऑफ 12 जीन्स को इन वरुणा। हाई यील्डिंग मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड है। किसे यूज़ करके? CRISPR-9। CRISPR-9 क्या होती है? अ जीन एडिटिंग टूल डिप्लॉइंग एन एंजाइम विच एक्ट एज molecular सीजर टू कट द DNA at precise targeted locations of the gene and then letting the natural DNA रिपेयर प्रोसेस टेक ओवर। जीन एडिटिंग में क्या होता है? बेसिकली जो अनडिज़ायर्ड, मतलब जिस जीन्स को हम हटाना चाहते हैं ना, उसे हम कट कर देते हैं CRISPR-C9 से, वो मतलब Cas9 से, ठीक है। कट करने के बाद क्या होता है? हम वो जो DNA होता है उनका, वो नेचुरली रिपेयर करने के लिए हम छोड़ देते हैं, पर वो जो अनडिज़ायरेबल चीज़ थी ना, वो हट गई वहाँ से, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा प्रोसेस आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए अपने बायोटेक्नोलॉजी के लिए, GS पेपर 3। By doing this, their encoded proteins responsible for transport of glucosinolates to the seeds were rendered non-functional. GM versus GE, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। genes edited in mustard lines are transgenic free। transgenic free क्या होता है? ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है? हम किसी दूसरे प्लांट्स के जीन्स को हम क्या कर रहे हैं? इस वाले प्लांट में डाल रहे हैं टारगेट करके, ठीक है। इसमें कोई फॉरेन जीन नहीं है। ये जो अपना बनाया गया है ना, लो सीड हाई लीफ, वो जो वैरायटी के जो हमने मस्टर्ड बनाए हैं, ठीक है, इसमें कोई फॉरेन जीन नहीं है। जैसे कि बैसिलियस थोरिनजेनेसिस में था कॉटन के लिए, वैसा इस पर नहीं है, ठीक है। सच रिलीज़, अच्छा, ये जो हम भी जीन एडिटिंग जीन मॉडिफिकेशन करते हैं, इसमें जो क्लियरेंस चाहिए वो चाहिए होती है ना, मतलब रजामंदी चाहिए होती है। किससे चाहिए होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की तरफ से चाहिए होती है। जीन्स से रिलेटेड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड वो एडिटेड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखते हैं, डील करते हैं उन केसेस से। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। GM hybrid mustard and new GE technology, genes edited low seed high leaf glucosinolate lines are major plant breeding advancement from Indian scientists that can go some way towards bringing down the dependence of imported vegetables oil। ये ऑयल के लिए अच्छा होता है, ऑयल एंड मील के लिए अच्छा होता है। ग्लूकोसाइनोलेट हटा देना बीजों से और डाल देना कहाँ पे? लीव्स में, ठीक है। लीव्स में डाल देंगे तो उसकी डिफेंस रहेगी, बीज से हटा देंगे तो ये ऑयल के लिए अच्छा होगा, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए अच्छा होगा। तो ये वाली हमारी डिपेंडेंस, हम पाम ऑयल वगैरह हम ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गए हैं, उस पर ये डिपेंडेंस हमारी रिड्यूस करेगा। जो अदर कंट्रीज से हम वो जो इंपोर्ट करते हैं ना ऑयल,
उस पर डिपेंडेंस हमारी रिड्यूस करेगा। ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? रैगिंग का केस। रैगिंग पे क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे रैगिंग को ये मेंस में तो उतना नहीं आएगा, वो उसकी संभावनाएं नहीं है, बट इंटरव्यू के लिए है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी में मतलब सेकंड फ्लोर से गिर के सुसाइड किया उन्होंने, क्योंकि उनके साथ रैगिंग हुई थी। मतलब पेरेंट्स ने ये अलेस्ट किया है कि रैगिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट 2001 में क्या कहते हैं? डेल्ट विद द रैगिंग। ये जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपको ये वाला केस आपको वहाँ पे बताना है। मैनेज मतलब परवेडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, यानी कि जो रैगिंग है वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो स्क्रूटिनी है, राइट, जो एक होता है ना शिक्षा का संस्थान, उसकी स्क्रूटिनी को, उसकी इज्जत को कहीं ना कहीं हार्म करती है रैगिंग। यूजीसी गाइडलाइंस रिक्वायर्स, मतलब यूनिवर्सिटी से ये क्या कहती है, मतलब स्टूडेंट से ये सिग्नेचर्स लेती है कि वो किसी भी प्रकार की रैगिंग में इंगेज नहीं होंगे, ऐसा। तो मतलब ये आपको बस मोटा मोटा याद रखना है, रैगिंग के लिए समझ होनी चाहिए रैगिंग के बारे में, ठीक है। वेजिटेबल्स प्राइसेस लाइकली टू कूल डाउन नेक्स्ट मंथ, यानी कि वो जो फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अगले महीने से वेजिटेबल जो हाई प्राइसेस हो रहे हैं वो कम होंगे, क्योंकि अगले महीने से क्या होगा, फसलें और आ जाएंगी, टमाटर, प्याज, इन सब की फसलें आ जाएंगी, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग स्टेप्स लिए गए हैं कुछ वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंक्लूडिंग रिलीजिंग व्हीट एंड राइस स्टॉक्स फ्रॉम रिजर्व, जो स्टॉक में हम अपने पास रखते हैं व्हीट एंड राइस, उसे वो रिलीज़ किया गया है वहाँ से। पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ राइस, शुगर एंड अलाउइंग इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस ऑन एंड ऑयल सीड। बेसिकली हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, जो फूड प्राइसेस हैं उन्हें कम करना है। इसके लिए सरकार स्टेप्स ले रही है, एक्सपोर्ट को कम कर रही है, इम्पोर्ट को ज़्यादा कर रही है कंट्री के लिए, राइट। फ्लेक्सिबल ट्रेड पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड टू कीप प्राइसेस डाउन। वी मस्ट रिमेंबर दैट ग्लोबल फूड प्राइसेस आर वेरी हाई ड्यू टू यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इफेक्ट हुई है कहीं ना कहीं। तो वो हमारी कंट्री कैसे आइसोलेट रह जाएगी जब हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो इन्फ्लेशन होना अभी एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं और हमारी कंट्री उससे आइसोलेट नहीं रह सकती, और जबकि इसके लिए स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।